नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। चंबल के डाकू। चंबल के डाकुओं की कहानी आपने ज़रूर कई बार सुनी होगी, लेकिन चंबल के अंदर जितने भी बड़े-बड़े डाकू थे, उन सभी की एक चीज़ जो थी वो सेम थी। सभी कैसे डाकू बने, वो डाकुओं के गुट में कैसे शामिल हुए, क्यों शामिल हुए, ये वजह उन सभी डाकुओं की सेम थी। सभी जब छोटे थे या फिर पहले कभी उनके ऊपर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। किसी ने उनकी ज़मीन हड़प ली, किसी ने परिवार को मार दिया, किसी ने जेल में भिजवा दिया झूठे मामले में। और इन्हीं सब चीज़ों का बदला लेने वो किसी गैंग के पास आते और उस गैंग के अंदर जुड़ जाते। चंबल के डाकुओं के पास आते और जो भी ग्रुप उस वक्त एक्टिव होता, उस ग्रुप के साथ वो जुड़ जाते और बाद में बदला लेते जिन्होंने भी इनके ऊपर जुल्म किया था। और बदला लेने के बाद में वो एक पेशेवर डाकू बन जाते। डाकू जितने भी काम करता है, चोरी की, डकैती की, किडनैपिंग की, ये सभी काम वो करने लगते। ये तो थी कहानी चंबल के डाकुओं की। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू की। आज तक पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, इससे बड़ा डाकू पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की पुलिस इस डाकू का बाल भी बांका नहीं कर पाई। बाकायदा इस डाकू को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की आर्मी को मैदान में उतरना पड़ा। पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान के रेंजर्स, वहाँ के बाद में एयरफोर्स को भी आना पड़ा। करीब जब इस ऑपरेशन चल रहा था, छोट डाकू को पकड़ा जा रहा था, तब करीब 3000 पुलिस और आर्मी के लोग उतर गए थे मैदान में डाकू को पकड़ने के लिए। 20-21 सालों तक इस डाकू ने पाकिस्तान के नाक के अंदर दम करके रखा और 20-21 सालों तक पाकिस्तान इसका कुछ नहीं उखाड़ पाया। एक बार तो मीडिया में से खबरें भी फैल गई थी कि पाकिस्तान बातें करता है हिंदुस्तान से लड़ने की, हिंदुस्तान से जंग जीतने की, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत तो पाकिस्तान में बैठे एक डाकू को पकड़ने की भी नहीं है, तो वो हिंदुस्तान तो कहाँ पर है, हिंदुस्तान के सामने तो टिक भी नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान की आर्मी भी करीब 20-25 दिनों तक लगातार ऑपरेशन करती रही, लगातार अंजाम देती रही ऑपरेशन को, और 20-25 दिन बाद जाकर उनको कुछ सफलता मिली। कहने को तो जो ये डाकू है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है, लेकिन इत्तेफाक से इस डाकू का नाम है छोटू। छोटू नाम का डाकू और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू। कहानी शुरू होती है ये पंजाब से, पाकिस्तान के पंजाब से। पाकिस्तान में जो पंजाब है वो पाकिस्तान के सबसे अमीर स्टेट्स में से एक स्टेट है, सबसे अमीर राज्य है। सबसे ज़्यादा आबादी पाकिस्तान के पंजाब के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। और काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी पंजाब से आए हैं, पाकिस्तान के पंजाब से। और खूब सर्वसंपन्न पैसे वाला है पंजाब। पाकिस्तान के इस पंजाब के अंदर राजनपुर नाम का एक शहर है, और इस राजनपुर शहर से कुछ ही दूरी पर है रहीम यार खान शहर। ये दो इलाके हैं। इन दोनों इलाकों के बीच में घना जंगल है, और उस जंगल के बीच में है एक टापू। उस टापू के चारों तरफ पहले तो पानी है, वैसी टापू है तो पानी होना ही है, बाद में पानी के आगे है घना जंगल। अब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा था, तब इस जगह पर जो क्रांतिकारी थे, जो बागी थे, वो लोग आकर यहाँ पर छुपते थे। यहाँ पर पकड़ना बहुत ही मुश्किल था ब्रिटिश आर्मी के लिए, क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुँचते तो जंगलों में जब वो आते तब पता चल जाता, जब वो पानी क्रॉस करते तब पता चल जाता जो भी क्रांतिकारी उस टापू के ऊपर थे। भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन जो तस्वीर है उस टापू की आज भी वो वैसी की वैसी है। जब ब्रिटिश लोगों का कब्जा था हिंदुस्तान के ऊपर, तब वहाँ पर क्रांतिकारी वीर जाकर वहाँ पर छुपते थे, लेकिन आज चोर उचक्के, समाज के दुश्मन, क्रिमिनल्स, ये सभी लोग वहाँ पर छुपते हैं। और इस टापू के चारों तरफ छोटे छोटे कई सारे कबीले हैं, और उन कबीलों के अंदर भी कई सारे क्रिमिनल्स रहते हैं, कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको पुलिस तलाश कर रही है उनकी। तो जब भी पुलिस टापू की तलाश करने या फिर टापू पर किसी को पकड़ने पहुंचती है, तो उस टापू पर वारदात करने से पहले उनको, जो बाहर कबीले के लोग हैं, उनसे एक बार वारदात करनी पड़ती है, उनसे एक बार जंग लड़नी पड़ती है, ताकि वो जीत कर बाद में आगे टापू पर जाए। जब भी वो उन कबीले के लोगों से लड़ते हैं, इतने में जो कबीले के लोग हैं वो मैसेज पहुंचा देते हैं उस टापू पर जो भी डाकू है उसके पास। बाद में उनको पता चल जाता है, वो सतर्क हो जाते हैं, और पुलिस को फिर से खाली हाथ वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि उनको पहले पता चल गया था और उन्होंने फिर अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया। ये जो टापू है, इसका जो एरिया है, इसकी जो तस्वीर है, वो लगभग जो
चंबल है भारत के अंदर, उसके जैसी है। चंबल के अंदर भी बहुत सारे रेत के टीले हैं, ऊपर नीचे। जो डाकू हैं वो टीले के ऊपर ही ऊपर बैठते हैं। अब पुलिस को अगर डाकू तक पहुंचना है तो पुलिस को टीले के पहले नीचे से शुरू कर ऊपर तक जाना होगा। अब डाकू ऊपर बैठे हैं तो पुलिस जब आएगी, डाकुओं को तुरंत दिख जाएगा कि कोई आ रहा है, पुलिस आ रही है, वो तुरंत सतर्क हो जाएंगे और वो ऊपर से ही पुलिस वालों को मार गिराएंगे। अब वहाँ पर चंबल के अंदर वहाँ की रेत भी ऐसी कि ना तो उसके अंदर घोड़े कामयाब, ना उसके अंदर गाड़ी कामयाब। अगर जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा, और अगर पैदल जाएंगे तो और भी ज़्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी ही कुछ सूरत थी उस टापू की भी। उसके चारों तरफ पानी, और पानी के आगे जंगल, और जंगल के आगे कबीले के लोग। लगभग 80s-90s का दौर था। उस वक्त उस टापू के ऊपर बाबा लवांग की जो गैंग थी वो एक्टिव रहती थी। हर टाइम अलग अलग जो गैंग के लीडर्स होते थे, अलग अलग डाकुओं का जो गुट होता था वो उस पर एक्टिव होते थे। तो 80s-90s के दौर में बाबा लवांग का डाकुओं का ग्रुप उस टीले के ऊपर, उस टापू के अंदर एक्टिव था। वहाँ पर जो बाबा लवांग था वो बहुत ही डाकू तो था, लेकिन उसके काफ़ी सारे उसूल थे, और उन उसूलों के ऊपर ही बाबा लवांग चलता था। और इन उसूलों की वजह से ही जितने भी आसपास के और भी डाकू थे, कबीले के लोग थे, वो सभी बाबा लवांग की काफ़ी इज्जत करते थे, बाबा लवांग को काफ़ी मानते थे। 1988 की बात है। पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है, एक गाँव है काशमोर नाम से। काशमोर में एक किसान का परिवार रहता था। करीब उनके 12 एकड़ ज़मीन थी। 12 एकड़ ज़मीन के साथ साथ उनका पूरा परिवार था। 3 बेटे थे, पति पत्नी वो रहते थे, गुजारा करते थे, काम चल रहा था, रोजी रोटी चल रही थी। 13 साल का उनका बेटा था जिसका नाम था गुलाम रसूल, और गुलाम रसूल सबसे छोटा था। एक रोज़ अचानक से पुलिस आती है, और पुलिस गुलाम रसूल के बड़े भाई को गिरफ्तार कर ले जाती है। गिरफ्तारी का कारण था चोरी, लेकिन ये मामला फर्जी था, बेकसूर था। कोई भी चोरी नहीं की थी गुलाम रसूल के बड़े भाई ने, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर, खूब करप्शन है वहाँ की भी पुलिस में, तो उनके पूरे परिवार को काफ़ी डर हो गया था कि हो सकता है ये पुलिस कल को को भी गिरफ्तार कर ले किसी झूठे मामले में, क्योंकि बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया तो पूरे परिवार को भी हो सकता है वो गिरफ्तार कर ले। रातों रात गुलाम रसूल और उसका पूरा परिवार काशमोर गांव छोड़कर और कहीं भटकता बाहर निकल जाता है, और कहीं दूसरी जगह पर पुलिस से बचते बचाते। कुछ टाइम बीता, गुलाम रसूल एक सड़क किनारे ढाबे के ऊपर नौकरी करने लग गया। वहाँ पर वेटर का काम करता था, और सड़क किनारे ढाबा था तो अक्सर उसके ऊपर ट्रक्स वगैरह ही आकर ज़्यादातर रुकते थे। जो भी आते थे उनको वो गुलाम रसूल खाना खिलाता, वहाँ पर खाना सर्व करता, वहाँ के बर्तन वगैरह मांजता। कुछ दिन, 1-1.5 साल लगभग चलता रहा। गुलाम रसूल ढाबे पर वैसे ही काम करता रहा। लेकिन 1-1.5 साल बाद में जो गुलाम रसूल के गांव वाले थे, काशमोर के जो लोग थे, उनको पता चल गया कि गुलाम रसूल अभी किसी ढाबे के ऊपर काम कर रहा है, और उस ढाबे के ऊपर काम कर रहा है। तो गांव वालों ने गुलाम रसूल के खिलाफ एक साजिश रची। उन्होंने प्लान किया कि जो चोरी इसके बड़े भाई ने की थी, उसी चोरी के इल्ज़ाम में हम गुलाम रसूल को भी जेल भिजवा देंगे। ये पूरी उन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद में वो पुलिस के पास गए। पुलिस के पास जाते ही सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस को पैसे खिलाए। पुलिस में दुनिया भर का करप्शन, रिश्वत लेकर पुलिस ने पूरी कहानी सुनी कि जो चोरी उसके गुलाम रसूल के बड़े भाई ने की थी, उस चोरी के अंदर इस गुलाम रसूल का भी हाथ है, तो गुलाम रसूल को भी आप गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस तुरंत उस ढाबे के ऊपर दबिश देती है और गुलाम रसूल को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। और 14-15 साल का गुलाम रसूल अभी झूठे इल्ज़ाम में जेल में बैठा था। लगभग 2-3 साल बीतते हैं। गुलाम रसूल अब बालिग हो गया था, 18 साल का हो गया था, और वो अब जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद में गुलाम रसूल अपने गांव का एक मुआयना करता है, अपने गांव जाता है। गांव के अंदर वो देखता है कि उनकी जितनी भी वो 12 एकड़ की ज़मीन थी, उस 12 एकड़ की ज़मीन के ऊपर उसके रिश्तेदारों ने, उसके दुश्मनों ने मिलकर कब्जा जमा लिया है। अब यहाँ पर गुलाम रसूल को समझ में आता है कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा था। उनकी 12 एकड़ की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले तो गुलाम रसूल के बड़े भाई को जेल भेजा, बाद में गुलाम रसूल खुद को जेल भेजा। जब ये बात गुलाम रसूल को पता चली तो उसको ये भी उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबा लवांग का ग्रुप एक्टिव था, बाबा लवांग का काफ़ी नाम था, और गुलाम रसूल ने भी बाबा लवांग का नाम सुना था। भटकते भटकते गुलाम रसूल पहुंचता है राजनपुर
पैसे तो थे नहीं, तो इधर उधर को थोड़ी बहुत टैक्सी लेके थोड़ा बहुत बस में बैठकर गुलाम रसूल राजनपुर पहुंच जाता है। राजनपुर पहुंचने के बाद में उस टापू के ऊपर जाता है। टापू के ऊपर जाने के बाद में बाबा लवांग के पास जाता है और बाबा लवांग को जितनी भी उसकी आप बीती थी, जितनी भी उसकी कहानी थी, जो जो जुल्म उसके ऊपर हुए, वो सब बताता है। बाबा लवांग ने सारी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद में उन्होंने फैसला कर लिया कि गुलाम रसूल को भी वो अपनी गैंग के अंदर शामिल करेंगे। अब क्योंकि गुलाम रसूल उस वक्त उस गैंग का एक सबसे छोटा मेंबर था, सबसे कम उम्र वाला था, 18 साल मात्र उसकी उम्र थी, तो उसका नाम बाबा लवांग ने एक दूसरा नाम रख दिया, छोटू। तो अब गुलाम रसूल बन गया था छोटू डाकू। अब गैंग में शामिल होने के बाद में जितने भी परिवार थे उसके, जिन्होंने भी गुलाम रसूल के ऊपर, छोटू के ऊपर जुल्म ढाया था, उन सभी से गुलाम रसूल बदला लेता है। अब क्योंकि वो इस जुर्म की दुनिया में चल पड़ा था, जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था, तो इससे वापस आना लगभग नामुमकिन है। तो गुलाम रसूल बाद में एक पेशेवर डाकू बन गया था। वो बाकी के जितने भी काम होते हैं डाकू करते हैं, चोरी डकैती, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब करने लगा। इसी दौरान जब वो चोरी डकैती लूटपाट करते थे तो पुलिस ने भी कई बार उन सभी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। पुलिस को खाली हाथ ही कई बार लौटना पड़ा। लेकिन एक बार पुलिस ने एक ऑपरेशन किया, उसमें पुलिस ने उस गैंग के मेंबर को, गैंग के लीडर को, सरदार को मार गिराया। और गैंग का सरदार था बाबा लवांग। अब गैंग का सरदार जा चुका था, मर चुका था। अब गैंग को चाहिए था एक नया सरदार, एक नया बॉस। तो जितने भी गैंग के मेंबर्स थे सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि जो छोटू है उसको ही हम अपने गैंग का नया सरदार बनाएंगे। क्योंकि जो छोटू था वो अपने काम में मतलब दिमाग लगाकर काम करता था। कई बार वो छोटू के दिमाग से बचकर निकले थे, पुलिस से बचकर निकले थे। काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी तेज तर्रार था। तो छोटू को उस गैंग का नया बॉस, नया सरदार बना दिया जाता है। सरदार बनाने के बाद में फिर से वही वो अपने चोरी डकैती, लूटपाट, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब करने लग जाते हैं। धीरे धीरे छोटू का नाम सुर्खियों में आ रहा था। सबसे पहले तो जो राजनपुर इलाका था उसमें छोटू का नाम गूंजना शुरू हुआ। धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान के अंदर छोटू का नाम गूंजना शुरू हो गया था। और ये 2004 के अंदर छोटू का नाम काफ़ी बढ़ा, काफ़ी नाम मिला छोटू को, काफ़ी फेमस हुआ छोटू। क्योंकि 2004 के अंदर कुछ 12 चाइनीज़ इंजीनियर्स को, चीनी इंजीनियर्स को छोटू ने बंदी बना लिया था, उनका किडनैप कर लिया था। अब चाइना के और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं इन दोनों के। चाइना काफ़ी बार इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त भी जो चाइना था वो सिंधु नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे एक हाईवे बनवा रहा था। और उस हाईवे के ऊपर ही ये 12 इंजीनियर्स काम कर रहे थे। और जो उनका टापू था डाकू का, वो उस सिंधु नदी से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो डाकुओं ने जो हाईवे के ऊपर जो इंजीनियर्स, 12 इंजीनियर्स काम कर रहे थे, 12 चीनी इंजीनियर्स को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में अब चाइना की तरफ से काफ़ी बुरा प्रेशर आ रहा है। बाद में पाकिस्तान की सरकार की हवा टाइट, भाई चाइना जो अपना सब कुछ दे रहा है पाकिस्तान को, वो इतना अब गुस्से में है। तो पाकिस्तान की सरकार ने जो छोटू डाकू था उससे मोल ताल करने की कोशिश की। और कहते हैं कि उस वक्त काफ़ी भारी मोल भाव हुआ था। उन 12 चीनी लोगों को रिहा करने के बदले छोटू डाकू ने मांग की कि उसके जितने भी जो साथी हैं, जो कि जेल के अंदर, अलग अलग जेलों के अंदर बंद है, उन सभी को रिहा किया जाए। पाकिस्तान की सरकार ने जितने भी साथी थे छोटू डाकू के, उन सभी को रिहा कर दिए। साथ में कुछ पैसे भी छोटू डाकू को दे दिए। और उसके बाद में 12 जो चीनी इंजीनियर्स थे उनको सही सलामत रिहा भी कर दिया। इस वारदात के बाद में छोटू डाकू को बहुत नाम मिला। पहले उसका नाम केवल उस राजनपुर इलाके में ही था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका नाम पूरा पाकिस्तान के अंदर गूंजने लगा था। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया कि वो 20 लाख रुपए का इनाम रखेंगे छोटू डाकू के सर पर। अब 20 लाख रुपए का इनाम आज से पहले कभी भी किसी भी क्रिमिनल के सर पर नहीं रखा गया था। पहली बार कोई इतनी बड़ी रकम किसी डाकू के सर पर, किसी क्रिमिनल के सर पर रखी गई थी। और कहा था कि अगर कोई भी छोटू डाकू की जानकारी देगा, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, तो उसको ये पैसा, ये इनाम दिया जाएगा। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी क्लू, कोई भी इंफॉर्मेशन छोटू डाकू की नहीं मिली। छोटू
डाकू की गैंग धीरे धीरे बड़ी होती रही, धीरे धीरे वो अपने जितने भी काम थे उनको अंजाम दे रहे थे और धीरे धीरे वो और भी बड़े बड़े कारनामे करने लगे थे। पहले तो वो किन्हीं छोटे आदमियों को किडनैप करते थे, लेकिन अब वो पॉलिटिकल लीडर्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, इनको किडनैप कर कर बड़ी रकम की मांग करने लग गए थे। ऐसा करते करते करीब छोटू गैंग के अंदर 300 लोगों की जो टीम थी वो तैयार हो गई थी। 300 डाकू शामिल हो गए थे छोटू गैंग के अंदर। पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था कि धीरे धीरे जो किडनैपिंग है, जो चोरियां हैं, जो डकैती हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो आप कुछ करते क्यों नहीं। तो पुलिस ने 2014 और 15 में कई सारे ऑपरेशंस किए, लेकिन एक बार भी कोई भी सफलता नहीं मिली पुलिस को, पाकिस्तान की पुलिस को। अब इसका कारण एक ये भी था क्योंकि जो छोटू डाकू था उसकी पूरी गैंग के पास एकदम एडवांस राइफल्स थी, स्नाइपर राइफल्स थी, असोल्ट राइफल्स थी, जितने भी ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं वो सारे वेपन्स थे। बाद में लैंड टू एयर की मिसाइल्स थी, यानी कि वो उस टापू के ऊपर खड़े रहकर कोई भी चॉपर को आसमान में डिस्ट्रॉय कर सकते थे, उसको तबाह कर सकते थे। बाद में उनके पास लैंड टू लैंड मिसाइल्स थी जो कि एक पूरे टैंक को ध्वस्त कर सकती थी। और उधर दूसरी तरफ पुलिस के पास कुछ भी नहीं था। छोटू डाकू की गैंग की कंपैरिजन में पुलिस के पास उस टापू के पहले जो नदी थी उसको पार करने के लिए भी कोई स्पीड बोट नहीं थी, नॉर्मल बोट थी। तो ऐसे में पुलिस का बहुत ही मुश्किल था कि वो उस गैंग के सामने टिक पाए, उस गैंग के किसी को भी गिरफ्तार कर पाए, उस गैंग को सरेंडर कर पाए। धीरे धीरे छोटू डाकू के सर मामले बढ़ते गए और करीबन 100 कत्ल के मामले छोटू और उसकी गैंग के ऊपर दर्ज हो गए। 100 कत्ल के मामले। अच्छा, इस बीच जो छोटू डाकू था उसने कई बार जो भी जर्नलिस्ट होते हैं, जो भी मीडिया के लोग होते हैं, उनको अपने पास बुलाया और बुलाकर उनको एक इंटरव्यू दिया कि जो पाकिस्तान की पुलिस है उनको छोटू डाकू कुछ नहीं समझता है, पाकिस्तान की पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती छोटू डाकू का। बहुत बेइज्जती भी करता था वो पाकिस्तान की पुलिस की। और जितने भी परिवार थे, छोटू डाकू का परिवार, बाकी के जितने भी गैंग के सदस्य थे, उन सभी का परिवार उस टापू के ऊपर या फिर टापू के आसपास ही रहता था। सब कुछ चलते चलते साल आता है 2016 अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में पाकिस्तान की पुलिस एक बार फिर से एक ऑपरेशन प्लान करती है छोटू की गैंग को सरेंडर करने की। वो अपना सारा प्लान रेडी कर कर सारी पुलिस की टीम को लेकर, और जो जंगल थे वहाँ पर, राजनपुर के जंगल थे, उन जंगलों के अंदर दाखिल हुए। जंगलों के अंदर दाखिल होने से पहले ही छोटू को पता चल गया था कि पुलिस की एक टीम आ रही है मुखबिरों के जरिए। अब जब पुलिस थोड़ी आगे बढ़ी जंगल के अंदर, जब वो जंगल के एकदम बीच में आ गए थे, उस वक्त क्योंकि अब छोटू की गैंग को सब कुछ पता था, तो छोटू की गैंग ने चारों तरफ से उन सभी पुलिसकर्मियों को घेर लिया। करीब 24 पुलिसकर्मियों को बंदी बना लिया छोटू की गैंग ने, और बंदी बनाने के बाद में उनको टापू के ऊपर लेकर आ गए। और टापू के ऊपर लाने के बाद में पाकिस्तान की सरकार से मांग की कि जितने भी हमारे साथी हैं जिनको आपने जेलों के अंदर गिरफ्तार कर रखा है उनको आज़ाद कर दीजिए और हमें इतने इतने पैसे दे दीजिए। पाकिस्तान की सरकार ने सोचा कि ये कब तक चलता रहेगा। पाकिस्तान की पुलिस मुश्किल से थोड़ी बहुत छोटू गैंग के मेंबर्स को पकड़ती है, ढूंढती है, जेल में डालती है, और ये किसी की एक की किडनैपिंग कर कर सभी को आज़ाद कर देता है। फिर से जीरो पर आ जाती है पाकिस्तान की पुलिस। तो इस बार पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया कोई भी शर्त मानने से। उन्होंने जितनी भी शर्तें थी छोटू की वो सारी ठुकरा दी। छोटू डाकू ने गुस्से में आकर 6 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। 6 पुलिस वाले मारे गए। अब जब ये बात मीडिया के अंदर आई कि 6 पुलिसकर्मी मारे गए और लगभग बाकी के जितने भी 18 पुलिसकर्मी हैं उनको गिरफ्तार कर रखा है, वहाँ पर बंदी बना रखा है छोटू गैंग ने, सरकार की हवा टाइट होने लग गई। बाद में जो पुलिस थी उन्होंने एक ऑफिसर को भेजा उस टापू के ऊपर कि भाई तुम जाओ और छोटू से बातें करके आओ और एक बीच का हल लेकर आओ। ऑफिसर जाता है, वहाँ पर बाकायदा एक माइक लगा हुआ था, जितनी भी उनकी बीच में वार्तालाप हुई सारी रिकॉर्डिंग हुई उसकी। उस रिकॉर्डिंग के अंदर कहा कि पुलिस वाले ने कहा कि जो 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं कम से कम तुम उनको तो आज़ाद कर दो, उनको तो हमको सौंप दो, उनकी लाश हमें दे दो। छोटू गैंग ने कहा कि जब आप हमारे लोगों को मारते हो, जब हमारे साथियों को मारते हो, तब क्या आप उनकी लाशें हमको देते हो? पुलिस की बोलती बंद।
बाद में छोटू ने कहा कि अब मैं 6 को तो मैंने मार दिया है और मैं किसी को भी आज़ाद अब नहीं करूँगा, किसी को भी आपको नहीं सौंपूँगा जब तक आप मेरे सारे साथियों को रिहा नहीं करोगे, जेल से बाहर नहीं निकालोगे। ये सारी बातें, कुछ और भी बातें हुई, ये सारी इसकी रिकॉर्डिंग हुई और वो रिकॉर्डिंग जो थी वो बाद में मीडिया में आ गई। अब चारों तरफ हवा टाइट पुलिस की, मीडिया में बातें चल रही है कि आप बातें करते हैं हिंदुस्तान से लड़ने की, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस की औकात इतनी भी नहीं है कि वो एक पाकिस्तान के अंदर बैठे डाकू को गिरफ्तार कर ले। पाकिस्तान के अंदर बैठे एक डाकू के चारों तरफ घूम रही है पुलिस और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। आज कितने दिन हो गए पाकिस्तान की पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। चारों तरफ बहुत बेइज्जती हुई पाकिस्तान की पुलिस की, पाकिस्तान की सरकार की। अब जो ये मामला था ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुका था। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के। सभी मिनिस्टर्स ने बैठकर डिसाइड किया, एक फैसला किया कि अब इस काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी की मदद ली जाएगी। पाकिस्तान की आर्मी को मैदान के अंदर उतारा जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी आई बाद में। पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा प्लान बनाया और जो ये ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को नाम दिया जरबे हान। तो इस ऑपरेशन का मकसद था कि टापू के ऊपर जितने भी बंदी हैं, 24 पुलिसकर्मी हैं और 24 पुलिसकर्मियों के अलावा कुछ और भी बिजनेसमैन और कुछ और भी लोग थे जिनको बंदी बना रखा था, जिनके थ्रू वसूली करता था वो छोटू डाकू, तो उनको रिहा करना और गैंग के जितने भी मेंबर्स हैं उनको या तो सरेंडर करवाना या फिर उन सभी को मार डालना। ये ऑपरेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर शुरू हुआ और करीब 20 दिनों तक सब कुछ चलता रहा। 20 दिनों तक पाकिस्तान की आर्मी दर बदर उस टापू के अंदर, उस जंगल के अंदर भटकती रही। उस ऑपरेशन के अंदर करीब 1500 से 1700 आर्मी के लोग थे, बाद में 300-400 रेंजर्स थे, हवा के अंदर चॉपर्स थे, एयरफोर्स थे, साथ में 1600 के करीब पुलिसकर्मी थे। वो उन पुलिसकर्मियों को उस एरिया का ज़्यादा आइडिया था ताकि वो आर्मी की मदद कर पाएँ, आर्मी को उस इलाके को समझने में और भी आसानी हो। तो लगभग 3000 लोगों की सेना वहाँ पर जंगलों में भटक रही थी। 20 दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच उन्होंने कई बार रेडियो पर अनाउंस भी किया कि छोटू सरेंडर कर दो वरना हम मार देंगे तुमको, जितने भी लोगों को तुमने बंदी बना रखा है उनको रिहा कर दो। लेकिन छोटू ने एक नहीं सुनी। लगभग 20 दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन 20वें दिन छोटू ने एक शर्त रखी। उस शर्त के अंदर छोटू ने कहा कि मैं जितने भी मेरे पास लोग हैं उन सभी को रिहा कर दूंगा, लेकिन आप मुझको दुबई जाने की इजाज़त दे दो, मुझको और जो मेरे खास लोग हैं उनको। पाकिस्तान की आर्मी ने साफ इनकार कर दिया। 21वें दिन की ये बात थी। 2-3 दिन और फिर से वही काम चला। लगभग 23वां-24वां दिन आ गया था। 23वें-24वें दिन पाकिस्तान की आर्मी ने फिर से एक बार रेडियो पर अनाउंस किया कि ये हम तुमको आखिरी मौका दे रहे हैं और अगर अब तुम सरेंडर नहीं करते हो तो हम आसमान से ज़मीन पर हमला करेंगे, साथ में ज़मीन से हमला करेंगे तुम्हारे टापू के ऊपर। मतलब चारों तरफ से हमला करेंगे और तुम सभी मारे जाओगे। अब छोटू यहाँ पर धीरे धीरे, छोटू की गैंग यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही थी क्योंकि पूरी आर्मी उस टापू के चारों तरफ थी। चारों ऊपर चॉपर उड़ रहे थे, नीचे टैंक्स थे चारों तरफ, सभी के हाथों में मिसाइलें थी, एडवांस वेपन अब आर्मी के पास थे। तो छोटू की गैंग ने सबने मिलकर फैसला किया कि वो अब सरेंडर कर देंगे। और फिर 24वें दिन छोटू डाकू और उसकी गैंग के करीबन 70 लोगों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले छोटू डाकू की गैंग ने कहा कि मैं पाकिस्तान की आर्मी के सामने सरेंडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान की आर्मी की इज्जत करता हूँ। पाकिस्तान की पुलिस के सामने मैं बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर रहा हूँ। बाद में उन सभी को गिरफ्तार किया पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद में जेल में डाला, कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा चलता रहा और बाकी के जितने भी लोग थे टापू के ऊपर 24 पुलिसकर्मी, जिनमें से 6 को तो मार दिया गया था, बाकी के पुलिसकर्मियों को आज़ाद किया। जितने भी दूसरे लोग वहाँ पर बंदी बने हुए थे सभी को आज़ाद कर दिया। एक तरह से पूरा टापू खाली कर दिया था। अब जितने भी लोग थे सभी के ऊपर मुकदमा चल रहा था एंटी टेररिज्म कोर्ट में, पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट में। 2016 की ये बातें थी। 24 अप्रैल 2016 को छोटू डाकू की गिरफ्तारी हुई थी, उसके ऊपर मुकदमा चलना शुरू हुआ था और करीबन 3 साल तक छोटू डाकू के ऊपर एटीसी के अंदर मुकदमा चलता रहा। 3 साल बाद के अंदर फैसला तय और छोटू डाकू के समेत करीबन उसके 17 साथियों को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। मार्च 2019 के अंदर 17 लोगों, जिनमें से एक छोटू डाकू भी था, इन सभी को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। बाद में इनके अलावा जितने भी और इनके साथी थे उन सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है, उम्र कैद की सज़ा। अब फिलहाल जो छोटू डाकू है वो
जेल के अंदर बंद है, क्योंकि अभी छोटू डाकू के पास एक और राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर एक बार फिर से अदालत के सामने अर्जी लगा सकता है, एक बार फिर से जो मुकदमा है वो चल सकता है। तो फिलहाल छोटू डाकू पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद है। लेकिन जब वो जेल के अंदर बंद था, तब जो गैंग के मेंबर बाहर थे, उन्होंने फिर से कोशिश की छोटू डाकू को बाहर निकालने की। उन्होंने 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में मांग की कि छोटू सरदार को आज़ाद करो। लेकिन अब क्योंकि जो गैंग का मुखिया था वो जेल के अंदर बैठा था, गैंग के काफ़ी सारे लोग जेल के अंदर बैठे थे, तो गैंग की जो शक्ति थी वो पहले वाली नहीं रही थी। और कुछ ही समय बाद में जो 2 पुलिसकर्मियों को उन्होंने गिरफ्तार किया था, उन पुलिसकर्मियों को आज़ाद करवा लिया, और जो 2 बाकी के लोग जिन्होंने गिरफ्तारी की थी, उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। फिलहाल अभी छोटू डाकू जिंदा है, जेल के अंदर है, और फाइनल फैसला आना अभी बाकी है। अब देखते हैं क्या फैसला आता है। जहाँ तक आएगा सजाए मौत आएगी, लेकिन वो कब आएगी ये इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। बाकी एक वक्त था जब पाकिस्तान की पुलिस ने एक थोड़े बहुत पैसों के लालच में आकर एक झूठे इल्ज़ाम में एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार कर उसको जेल में डाल दिया, और बाद में उस नाबालिग बच्चे ने ही एक बागी का, वो अपने आप को बागी मानते थे, डाकू नहीं मानते थे, एक बागी का रूप धारण कर सारी पुलिस के नाक में दम कर दिया, और 1-2 सालों के लिए नहीं बल्कि 21-22 सालों तक के लिए पाकिस्तान के नाक के अंदर दम करके रखा। खैर दोस्तों, यही थी आज की कहानी, पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू छोटू डाकू की कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हैं वो भी कमेंट्स में बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में किसी एक और नए किस्से के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।